हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं डेली के जो टॉप 10 एमसीक्यूज होते हैं उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन और इसके साथ बहुत सारा और स्ट्रेटेजी के भी हम डिस्कस करते हैं। तो आज है 12 मार्च। इसका जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और क्लास के आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सारी चीजें एक एक करके समझ में आएगी कि देश दुनिया में क्या चल रहा है और इंडिया में क्या चल रहा है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की क्लास आप यदि तैयारी कर रहे भी हैं नहीं भी कर रहे हैं ना, तो करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इससे पर्सपेक्टिव में आप जो मॉडर्न इंडिया में क्या चल रहा है और किस तरह से चीजें डील हो रही है तो वो सारी चीजें आप समझ पाएंगे। तो इस क्लास को शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे तो सारी चीजें समझ पाएंगे। और यदि आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स आता है तो 100% यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हम पहले प्रीवियस क्वेश्चन एक डिस्कस करते हैं जिसमें जो भी स्टूडेंट मेरे जुड़ते हैं उनका रिवीजन होता है कि जो कार्बी एंगलोग अभी हाल ही में जिंजर एक्सपोर्ट किया था तो किस कंट्री को किया था पता है? तो कार्बी एंगलोग कहाँ पे? ये आपके आसाम में देखने को मिलता है और जिंजर का मतलब होता है आपका अदरक। ठीक है, तो अदरक का एक्सपोर्ट किया था और ये कार्बी एंगलोग की जिंजर एक्सपोर्ट इसलिए किया था क्योंकि इसको जीआई टैग मिला हुआ है। और जिन जिन चीजों को जीआई टैग मिलता है तो वो अपने आप एक इंपॉर्टेंट हो जाती है। और किस देश को ये इन्होंने अभी एक कंसाइनमेंट भेजा था, मतलब कंसाइनमेंट का मतलब होता है एक ट्रक भर के इन्होंने भेजा था। तो इसका क्या आंसर रहेगा? उम्मीद करता हूँ इसका करंट आप जो भी कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर देंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जो नेचुरल गैस है उसकी जो सप्लाई ऑर्डर है 2026 के तहत किन सेक्टर्स को प्रायोरिटी एलोकेशन कर दिया गया है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि आपको पता है अभी ईरान और यूएस के जो बीच में वॉर चल रहा है उसकी इसकी वजह जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जहां से अपनी तेल और जो नेचुरल गैस है सप्लाई होनी चाहिए थी उसमें थोड़ा डिसरप्शन आ गया। ठीक है, तो जिसकी वजह से अब इनकी गैस की कीमतों में एकदम से वर्दी तो इंडिया में नहीं होगी, इतना इतना श्योर है, लेकिन उसको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि आने वाले टाइम में क्या पता सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाए और सारी चीजें फिर डिसरप्ट हो जाए। तो उसके लिए अभी हाल ही में उन्होंने ऑर्डर जारी किया है। तो इसके साथ जो सबसे पहला जो डोमेस्टिक पीएनजी है उसको प्रायोरिटी नंबर 1 दिया जाएगा और उसके बाद सीएनजी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको 2 नंबर पे दिया जाएगा और फर्टिलाइजर प्लांट्स है उसको 3 नंबर की प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो पीएनजी का मतलब होता है जो पाइप में जो नेचुरल गैस आती है, जो घरों में कनेक्शन होता है, जो पाइप नेचुरल गैस बोलते हैं तो उसको पीएनजी बोलते हैं। और सेकंड में जो सीएनजी से वाहन चलते हैं उनको सेकंड प्रायोरिटी। और जो फर्टिलाइजर प्लांट्स होते हैं, आपको लगता है फर्टिलाइजर प्लांट्स को क्यों? क्योंकि जो सारी इंडिया की कृषि है वो फर्टिलाइजर प्लांट्स पे डिपेंड करती है। तो इस डिसरप्शन की वजह से जो फर्टिलाइजर प्लांट्स में जो भी एनर्जी चाहिए तो उसको प्रॉपर मिलती रहे जिससे हमारा सर्कुलेशन चलता रहेगा। तो अभी जो आदेश है ये 2026 का अभी आया था और ये मुख्य किसके तहत आता है? जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 होता है उसके आधार पर ये सारी चीजें डिस्कस होती है। ठीक है, तो आवश्यक वस्तु इसको बोलते हैं नेसेसरी जो कमोडिटी एक्ट होता है। वो ये क्या बताता है कि जब भी किसी चीज की कमी हो जाती है या मतलब आपूर्ति नहीं हो पाती है तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है? उसको मैनेज करती है, उसका भंडारण सही से कराती है, उसमें कहीं दो मतलब उसका कहीं लीकेज नहीं हो रहा है या मतलब उसको कोई ज्यादा स्टोरेज नहीं कर रहा है एक जगह। तो इन सारी चीजों को, उसकी कालाबाजारी है, उसकी जमाखोरी है, उन सबको रोकने के लिए एक्ट होता है जिसे असेंशियल कमोडिटी एक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो हाल ही में इन 4 चीजों को दिया गया था। इसके पास क्या शक्तियां होती है इस एक्ट के पास? ये किसी उत्पादन को भी रेगुलेट करती है, उसकी आपूर्ति को भी रेगुलेट करती है और उसके जो वितरण है उस सब पर ये नियंत्रण रखता है। कौन? ये जो एक्ट बनाया जाता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इसके अलावा ये सीमाएं भी निर्धारित करता है। उसके अलावा जो व्यापार और भंडारण है उसको भी विनियमित करता है। ठीक है, तो इस आवश्यक वस्तुओं की सूची में बात करें तो आपकी खाद्यान्न देख सकते हैं, दाल है, खाद्य तेल है, सब्जियां हैं, दवाइयां हैं, पेट्रोलियम उत्पाद है, ये सारी चीजें इसके सूची के अंतर्गत है। लेकिन 2020 में हाल ही में एक संशोधन किया था। जो अनाज, दालें, प्याज, आलू, खाद्य तेल और है इनको आप क्या करते हैं? इनको आप स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो भी प्राइवेट कंपनी है उसको फायदा होगा। लेकिन जैसे असाधारण स्थितियां परिस्थितियां बन जाती है, जैसे वॉर हो गया या सूखा हो गया, उस टाइम क्या है इनको आप स्टोरेज नहीं कर सकते। ठीक है, इससे पहले ये था कि जो अनाज, दाल, प्याज इन सबको किसी को भी आप स्टोरेज नहीं कर सकते थे, वो सब एसेंशियल कमोडिटी के एक्ट के अंदर आते। लेकिन 2020 में इसका संशोधन किया गया। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या होता है, इसके तहत किस तरह से डिसाइड किया जाता है किस चीज को प्राथमिकता देनी है, किस चीज को नहीं देनी है। तो अभी हाल ही में किसको प्राथमिकता देते? जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें। इससे पहले आपने देखा होगा कोविड के टाइम मास्क पे दी गई थी, उससे पहले जब प्याज की रेटें, टमाटर की रेटें बढ़ गई थी तो उनको भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर लेके आए। तो पूरा कंसेप्ट यही है कि 1955 का जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम कहता है उसको आपको रिमेंबर करना है। अगला क्वेश्चन हाल ही में चर्चा में रहा, C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान का मुख्य उपयोग क्या है? तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यही हरक्यूलिस है, इसका नाम है C-130J। तो ये क्या कौन सी कंपनी का है? ये लॉकहीड एक कंपनी करके है, लॉकहीड
लॉकहीड करके एक यूएस की कंपनी है, उसके द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हाल ही में इंडिया में भी बन रहा है वो भी, और इंडिया में इसका टाटा जो अपनी कंपनी है उसके साथ इसकी मेंटेनेंस फैसिलिटी है। तो इस कारण अभी चर्चा में आया, तो टाटा ने एक कंपनी थी रैमको, उसके साथ मिलके इसका किस तरह से मेंटेनेंस को जल्दी किया जा सकता है उसके लिए रैमको के साथ अभी इन्होंने हाल ही में डील किया था। ठीक है, तो उसके कारण ये C-130J हाल चर्चा में आ गया था। तो ये हाल मोस्टली यूज किया जाता है जो टेक्टिकल एयरलिफ्ट होती है और जो स्पेशल ऑपरेशन होते हैं उसमें C-130J हरकुलिस विमान का यूज किया जाता है। तो आपको लास्ट रिमेंबर याद होगा जब अफगानिस्तान से इंडिया के लोगों को इवोक्यूएशन किया गया था, तो ये हरकुलिस विमान ही था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या की कैपेसिटी होती है कि 300-400 लोगों को इसमें बैठाया भी जा सकता है, और इसमें कैपेसिटी होती है कि किसी दूसरे जहाज को भी इसके अंदर डाला जा सकता है। तो इतना बड़ा होता है, इसके अंदर कोई कितनी भी खाद्य सामग्री भी ले जा सकता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट जो टेक्टिकल एयरलिफ्ट्स होती है या स्पेशल जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें C-130J सुपर हरक्यूलिस का यूज किया जाता है। तो ये कौन बनाता है? ये कंपनी बनाता है आपका लॉकहीड, जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी होता है, लॉकहीड मार्टिन कंपनी है यूएस का, वो बनाता है। लेकिन अभी हाल ही में जो इसका जो मेंटेनेंस होती है वो इंडिया में होती है, और वो कौन करता है? टाटा करता है। तो टाटा ने अभी हाल ही में क्या किया, रैमको है, वो रैमको कंपनी करके हैं, जो एविएशन के जो भी मेंटेनेंस होते हैं उसके जो MRO सुविधा होती है, MRO को मतलब होता है मेंटेनेंस, रिप्लेस एंड ओवरऑल चेंजेस करना। ठीक है, तो मेंटेनेंस, रिप्लेस और ओवरऑल चेंजेस के लिए अभी हाल ही में एक साझेदारी की गई थी टाटा एडवांस सिस्टम की, किसके साथ? रैमको के साथ। तो यही MRO का सुविधा का मुख्य उद्देश्य होता है इसकी, जिसकी रख रखाव, मरम्मत, ओवरऑल, मरम्मत का मतलब रिपेयर होता है, रख रखाव मतलब मेंटेनेंस होता है, और ओ का मतलब ओवरऑल का मतलब होता है टोटली चेंजेस करना चीजों में। ठीक है, तो सुपर हरक्यूलिस जो बेड़ा है उसकी विदेशी निर्भरता कम करना, मतलब अब दुनिया की कंपनियों पर निर्भर नहीं करेगा, इसकी किस तरह से चीजें की जाएगी। तो अब रैमको सॉफ्टवेयर होगा वो क्या करेगा, डिजिटल समाधान करेगा कि रख रखाव शेड्यूल पर नजर रखेगा, किस तरह से इसका शेड्यूल है, कब इसकी मेंटेनेंस किया जाएगी, इसके स्पेयर पार्ट, जो इसके स्पेयर पार्ट्स है उसको किस तरह से ये हैंडल करेगा, और जो मरम्मत है इसकी जो मेंटेनेंस होती है उसके वर्क फ्लो को सुव्यवस्थित करेगा, और जो वास्तविक समय डेटा है निगरानी और इन्वेंट्री का भी प्रबंधन करेगा। और जो C-130J है इसका उपयोग किया जाता है विशेष बलों के ऑपरेशन में, तेजी से सैनिकों कई तैनाती करनी है तो 200-300 सैनिक एक साथ लेके जाना, तो इस हरक्यूलिस का यूटिलाइज किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट भी हम कम समझ में आए। अभी हाल ही में एक नागौरी पान मेथी करके है, उसका भी हाल ही में रजिस्ट्रेशन किया गया है। तो इसका रजिस्ट्रेशन नागौरी पान मेथी कहाँ से रिलेटेड है? ये नागौर वही है जहाँ से सबसे पहले पंचायती राज के, जो पंचायती राज मतलब पंचायती राज सिस्टम की सबसे पहले स्थापना भी राजस्थान के नागौर से हुई थी। ठीक है, तो वहीं से ये इंपॉर्टेंट नागौरी पान मेथी है, इसी को हाल ही में इसके जो स्टेट के फार्मर्स हैं उन्होंने अभी हाल ही में रजिस्टर करवाया इसको। तो इसका ये किसी स्टेट से रिलेटेड है? ये राजस्थान से रिलेटेड है। तो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है नागौर, वहां से रिलेटेड है नागौरी पान मेथी। तो इसका रजिस्ट्रेशन किसके तहत किया गया है? इसका किया गया PPVFRA के तहत। ठीक है, तो ये क्या होता है सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो PPRA इसका मतलब प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी होती है। तो इसके तहत क्या है, यदि कोई भी किसी भी फसल की आप यदि इसका आप उसको पेटेंट करा लेंगे, या पंजीकरण का मतलब होता है पेटेंट करा लेंगे, तो उसके बाद क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेट की, अब जैसे ही मेथी बेची जाएगी ना अभी, तो सिर्फ और सिर्फ नागौरी मेथी के नाम से ही बेची जा सकती है। ठीक है, अब कोई दूसरा नाम, इसको लोग कसूरी मेथी भी बोल देते हैं, और कोई और प्रोडक्ट के नाम से भी बेच सकते थे। ठीक है, तो हाल ही में PPVFRA के तहत इसका रजिस्ट्रेशन किया गया, और इसकी पिछली स्थिति थी, और इसे कसूरी मेथी और बहुत अन्य नामों से भी इसका बाजार किया जा सकता है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ ये नागौरी मेथी के नाम से बेची जाएगी। जब सबसे पहले क्या होता है, जब PPVFRA के तहत रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद जब भी किसी चीज को GI टैग मिलता है तो उसमें जो आसानी होती है वो आसानी हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जब भी GI टैग, इसको भी GI टैग मिल सकता है नागौरी मेथी को। तो किसी को GI टैग मिलने से पहले पहले आपको क्या होना है, PPVFRA के तहत आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो ये एक नई टर्म थी, इसलिए मैं आपके लोगों के लिए चर्चा में लाया। और ये सीधा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही नागौरी मेथी तो किस स्टेट से रिलेटेड है, तो आपको पक्का याद रखना है राजस्थान से रिलेटेड है। ठीक है, तो इससे जो अनाधिकृत बीज बिक्री है, जो आनुवंशिक संसाधनों का दुरुपयोग के खिलाफ से इससे संरक्षण हो जाएगा। जो PPVFRA क्या है, ये होता है प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 के तहत संचालित है। ये क्या करता है, जो पौधों के किस्म होते हैं उसका पंजीकरण करता है। पंजीकरण करने का मतलब होता है पेटेंट करता है। ठीक है,
और उसके प्रजनकों के अधिकारों की ये रक्षा भी करता है, और किसानों के जो आनुवंशिक संसाधन है संरक्षण को भी मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, तो जो इससे क्या होता है, जो भविष्य भविष्य का जो जीआई टैग होता है, या जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी किया जाता है, और जो फसाई के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक निर्यात के लिए समर्पित HSN कोड भी इसको मिल सकता है। तो इससे क्या होगा, जो किसान होते हैं उनको वाणिज्यिक उपयोग भी इसका लाभ मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन है उसका 2.0 अभी हाल ही में लॉन्च किया जाएगा, और अभी हाल ही में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत कितने रूरल हाउस होल्ड को अभी वाटर कनेक्शन मिल चुके हैं। तो अभी जो आज की यदि मैं 12 मार्च की बात करूं, तो अब तक के जो डाटा है उसके तहत लगभग 15.80 करोड़ लोगों को मिल सकता है। मतलब जल जीवन जो JJM मिशन है उसके तहत उसको कनेक्शन मिल चुके हैं, और टोटल इंडिया में लगभग 19.8 के आसपास है। तो जो बाकी के लोग हैं इनको दिसंबर 2028 तक जो जल जीवन मिशन है उसके तहत जोड़ा जाएगा। तो जल जीवन मिशन की बात करें तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 2019 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और 2019 में लगभग 3.3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास 17% के पास ही नल जल के कनेक्शन थे, और अभी हाल ही में बात करें तो अपने पास 81.61% के लोगों के पास जल कनेक्शन है। ठीक है, अभी 19.36 करोड़ है उन लोगों को, बाकी वालों को भी अभी जोड़ा जाएगा। ठीक है, अभी जेजेमर 2028 का लक्ष्य है कि जो 19.36 करोड़ जो ग्रामीण परिवार है उन सबको नल से जल पहुंचाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। तो आपको इतना याद रखना है, जेजेएम स्टार्ट कब हुआ था, 2019 में, और इसका जो टारगेट क्या है 2028 में। तो जेजेएम 2.0 है, तो जो 19.36 करोड़ लोग हैं उन सब लोगों को जोड़ना है। हाल ही में चर्चा में रहा पैसिव वर्सेस एक्टिव यूथेनेसिया, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है। तो ये हाल ही में एक दिल्ली में एक केस था, उसके कारण चर्चा में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक लीगल एडवाइस दी। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है कि जो पैसिव यूथेनेसिया होता है उसमें विड्रॉस ट्रीटमेंट होता है, और एक्टिव यूथेनेसिया होता है इन्वॉल्व्स डेलिब्रेट इंटरवेंशन। तो अभी दो सिंपल से बड़े अच्छे टर्म्स हैं, लेकिन अपन इनको सिंपल से सोचते हैं। यूथेनेसिया का मतलब होता है कुछ ऐसी दवाई देना जिससे क्या कुछ ऐसी दवाई देना, एक सेकंड ना, यूथेनेसिया का मतलब होता है ऐसी दवाई देना होता है, सॉरी, पैसिव यूथेनेसिया का मतलब, और यूथेनेसिया का मतलब होता है दवाई से किसी को, आदमी को, मतलब शांत न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। मतलब दवाई देके उस आदमी को, जैसे हम सुन्न करते हैं ना, तो अपने को क्या दिया जाता है, यूथेनेसिया दिया जाता है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में देता है, जिससे अपना क्या आता है, जो श्वास होती है वापस लौट आती है। लेकिन पैसिव यूथेनेसिया और एक्टिव यूथेनेसिया की बात करें तो पैसिव में क्या होता है कि जब भी जैसे किसी आदमी, जैसे एक आदमी है जो 100% पैरालाइज है, ठीक है, तो उसको अभी पूरा मेडिकल चीज़ों पे उसको चलाया जा रहा है कि भाई उसको श्वास के लिए ऑक्सीजन लगाई जा रही है, बहुत सारी और चीज़ें नलियों के साथ उसको पूरी तरह से, मतलब सिस्टम से उसको, जैसे कॉमा सिचुएशन होती है ना उसमें उसी तरह ये सिचुएशन की बात होती है कि जिस कॉमा में आदमी कैसे रहता है, ठीक है, तो वैसी सारी चीजें करके उसको मतलब जीवित रखा जाता है, तो वो होता है। और यदि वो सारी चीजें हटा ली जाए तो उसकी अपने आप धीरे धीरे मौत हो जाती है, उसको बोलते हैं पैसिव यूथेनेसिया। और एक्टिव यूथेनेसिया का मतलब होता है जिसमें सीधी दवाई देके उस आदमी को न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं। तो अभी जो हाल ही में जो अपनी सुप्रीम कोर्ट है उसने पैसिव यूथेनेसिया को अभी भारत में लीगल घोषित कर दिया, सेफ गार्ड्स। मतलब पैसिव यूथेनेसिया का मतलब होता है आपको जो भी उसको दवाई ववाई दे रहे हैं वो सब चीजें हटा लो और अपने आप वो उसकी मौत हो जाएगी। अभी हरीश राणा का करके एक केस था, उसमें पैसिव यूथेनेसिया को अनुमति इंडिया में मिल गई है, ठीक है। और एक्टिव यूथेनेसिया में क्या होता है, जीवन समाप्त करने के लिए जानबूझकर हस्तक्षेप किया जाता है। जानबूझकर मतलब इस तरह से दवाई दी जाती है तो उससे उसकी मौत हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है CISF स्टेबलाइजमेंट ईयर कब है। तो इसकी CISF की स्थापना की गई थी 1969 में, ठीक है। तो कौन से एक्ट के तहत, 1968 एक्ट है उसके तहत, जो 1968 का एक्ट है उसके तहत 1969 में CISF की स्थापना की थी। तो CISF इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज होता है, ठीक है। और इसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 10 मार्च को। तो इस कारण ये हाल ही में चर्चा में रहा था। इसके अलावा आपको ये भी जानना होगा कि CISF की स्थापना कब की गई, 10 मार्च को स्थापना की गई थी। और इसका स्थापना दिवस 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, जो 1968 का एक्ट है उसके तहत। और इसको 1983 में उसको शस्त्र बल का दर्जा भी दिया गया था। और 2000 के बाद ये हवाई अड्डों की सुरक्षा भी करने लगे। ये बहुत सारी चीजों पे काम करता है, हवाई अड्डों पे काम करता है। जो आप सोच लो, जो अपना पूरा इंडिया है उसका जो इंटरनल जितने भी पार्ट्स हैं उसको जो भी सुरक्षा करता है वो कौन करता है, CIS। जो चाहे उसमें पार्लियामेंट हो, चाहे आपके मेट्रो हो, चाहे किसी निजी लोगों की सुरक्षा हो, वो सारी चीजें कौन देखता है, तो CISF। तो CISF के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है।
2000 के बाद ये हवाई अड्डों की सुरक्षा भी करने लगा। 2008 के बाद निजी जो मुंबई हमले हुए थे, उसके बाद जो निजी कॉर्पोरेट सुरक्षा है उसमें भी विस्तार इसमें सीआईएसएफ करने लगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट सीआईएसएफ के रिलेटेड आपको याद रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा रूपकुंड झील, उसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो इसका सही आंसर है 16,500 फीट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रूपकुंड लेक ये कहाँ पे स्थित है और ये चर्चा में क्यों रहती है? ये जो आपको दिख रही है ये रूपकुंड लेक है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली में ऐसे इंसिडेंट है कि अभी इसी में भी इसमें हड्डियां तैरती हुई नजर आती है। क्या तैरती आती है? इसमें अभी भी हड्डियां तैरती हुई नजर आती है। स्केलेटन लेक भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्केलेटन स्केलेटन लेक भी बोलते हैं। स्केलेटन किसके होते हैं? जो हड्डियों का ढांचा होता है, और कुछ ऐसी हड्डियां जिसमें अभी भी मांस पड़ा है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत आपको लग रहा होगा एक मैस मतलब एक सरप्राइज वाली चीज है। सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं है, ये एकदम रियलिस्टिक है। अभी इसमें चेक किया कि लगभग बहुत पुरानी पुरानी लोगों की इसमें हड्डियां नजर आ रही है। तो ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों की यहाँ मौत हुई हो पहले। तो ये रहस्य है अभी तक बना हुआ, जिसके कारण ये चर्चा में रहता है रूपकुंड झील, ठीक है। तो एक रहस्यमय झील माना जाता है किसको? रूपकुंड। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछी भी गई है और आगे किसी एग्जाम में और भी पूछी जा सकती है, ठीक है। इसमें जो ब्रिटिश वन रेंजर है वो उसमें 300 से अधिक मानव कंकालों की खोज भी की थी। जो ब्रिटिश के रेंजर्स थे उन्होंने 1942 के पास लगभग 300 से अधिक मानव कंकालों की भी खोज कर चुके थे इसमें। और दक्षिणी मूल के व्यक्तियों की इसमें मृत्यु हुई ऐसा माना जाता है लगभग 800 ईस्वी पूर्व। तो आपने भी लगभग ऐसी पहली बार सुना होगा। जिस जिसने ये रूपकुंड झील के बारे में पहली बार सुना है वो जरूर कमेंट बॉक्स में यस या नो यस लिखें, ठीक है। और दूसरी मृत्यु की घटना बात करें तो पूर्वी भूमध्य सागर और दक्षिणी पूर्व एशियाई मूल के जो व्यक्ति हैं उनकी भी मृत्यु यहाँ इसमें मानी जाती है, ठीक है। और डीएनए के विश्लेषण से विभिन्न मूल समूह और दो अलग अलग मृत्यु घटनाओं की भी इसमें पुष्टि होती है। तो एक तो होती है 17वीं और 20वीं शताब्दी के आसपास, और एक लगभग 18वीं ईस्वी से पूर्व की इसमें मानी जाती है। तो रूपकुंड झील के बारे में आपको जरूर थोड़ी चीजें समझने को मिली होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मत्स्य संपदा योजना हाल ही में चर्चा में रही थी, तो इसको कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो पीएम मत्स्य संपदा योजना इसको कब लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया गया था 10 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया। तो कुछ ऐसी योजना है जो आप करंट से रिलेटेड जो इन चर्चा में आती है तो आप चीजें याद कर सकते हैं। तो इसकी कब स्थापना की गई? 10 सितंबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। और ये इसका विभाग कौन सा? जो मत्स्य पालन एवं पशुपालन डेयरी मंत्रालय। और 2020 से अभी 2027 इसको लगभग 7 साल कंप्लीट हो गए। इसके तहत गवर्नमेंट ने अभी इसमें कुल कितना निवेश किया था? लगभग 20,50 करोड़ का केंद्रीय और क्षेत्रीय केंद्रीय प्रयोजनों को इसके तहत विकास के लिए इसमें पैसा लगाया गया था, ठीक है। वही बात करें तो भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक भी है। जो वैश्विक उत्पादन है उसका 8% उत्पादन इंडिया में होता है, ठीक है। और बजट का आवंटन बात करें इस बार का जो 2026 का आवंटन है उसमें लगभग 2500 करोड़ के आसपास इसमें आवंटित किया गया। तो आपको तो ये याद रखना, प्रधानमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना वो कब स्टार्ट की गई? वो स्टार्ट की गई 10 सितंबर 2020 को स्टार्ट की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप हाल ही में ये चर्चा में आया था। इससे पहले आप एक हमने चर्चा की थी जो लोकसभा स्पीकर है उनको हटाने के लिए कांग्रेस ने प्रस्ताव लेके आए थे, लेकिन वो अभी असफल हो गया था। अभी हाल ही में ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। जो अभी हाल ही में कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? उनका नाम अभी मैंने याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनको हटाने के लिए कांग्रेस क्या लेके आ रही है? मुख्य चुके चुनाव आयोग जो ज्ञानेश कुमार है उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का भी हाल ही में प्रपोजल तैयार कर रही है। कौन? कांग्रेस कर रही है। तो इसका किस तरह से प्रोसेस होता है वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितने एमपीज की सिग्नेचर आवश्यक है यदि किसी चीज को आप यदि आपको चीफ इलेक्शनर कमिश्नर को हटाना है, सीईए को हटाना है, तो उसके लिए आपको यदि लोकसभा में भी मतलब आप इसको प्रस्ताव लाना है तो इसको लगभग आपके पास 100 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। कितने? 100 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। तो संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो आर्टिकल कौन सा? 324(5) के तहत, ठीक है। तो 324(5) के तहत आप किसी भी चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं। उसके लिए आपके पास क्या होगा? आपको प्रारंभिक हस्ताक्षर कराने पड़ेंगे। उसमें आप यदि लोकसभा में जाओगे तो लोकसभा के 100 एमपी का आपके पास साइन होने चाहिए और राज्यसभा के 50 एमपी होंगे, तो आप चीजें आगे बढ़ा पाओगे, ठीक है। ये दोनों यदि चीजें क्राइटेरिया कंप्लीट हो तो उसके बाद आपके पास क्या होगी? जांच समिति बैठेगी। उसमें कौन होंगे? 3 मेंबर कमेटी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होंगे और उसके अलावा एक ज्यूरिस्ट होगा, ठीक है। ये चीजें याद रखना।
प्रारंभिक हस्ताक्षर हुआ, उसके बाद जांच समिति में कितने कमेटी में 3 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसको सदन में पारित किया जाएगा, उसके साथ उसमें मेजोरिटी होनी चाहिए प्लस 2/3 प्रेजेंट ऑफ मेंबर्स इन बोथ हाउसेज, ठीक है। तो 2/3 प्रेजेंट होनी चाहिए, जितने भी हाउसेज में मेंबर्स होते हैं उसका 2/3 प्रेजेंट होने चाहिए, और प्लस उसमें जो मेजोरिटी से इसको पास किया जाए। इसके बाद भी इसको लास्ट में क्या करेगा, अंतिम निष्कासन से पहले आपको प्रूवन मिसबिहेवियर होना चाहिए, इनकैपेसिटी होनी चाहिए, और प्रेसिडेंट का इस पे फाइनल ऑर्डर होता है। तो शायद इतनी चीजें पॉसिबल मेरे हिसाब से होते दिख नहीं रही है, लेकिन ये पूरी प्रोसेस होते हैं जो हमें जाननी जरूरी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टीम कल की ड्रग्स नेटवर्क कम्युनिकेशन ऐप। तो टीम कल की ड्रग नेटवर्क के कम्युनिकेशन के लिए किस इनक्रिप्टेड ऐप का यूज किया, ठीक है। तो इनक्रिप्टेड क्या होता है, तो इनक्रिप्ट का मतलब होता है मैसेज को जो पढ़ लेता है। तो ये इस प्रकार का ऐप है जिसका क्या नाम है, सेशन ऐप है, ठीक है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट यूटिलाइज कर सकती है, हम बाकी आदमी यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसके तहत आपके जो भी व्हाट्सअप है, जो भी जितने भी आप प्राइवेट चैट है, उसको यदि वो संदेह होंगे तो वो उसको इस सेशन ऐप के जरिए आपके इनक्रिप्ट कर लेंगे, ठीक है। इनक्रिप्ट कर लेंगे मतलब पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, जो इंडिया का जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी है उसके द्वारा, जो टीम कल्कि है तो उसके द्वारा जो ड्रग नेटवर्क है उसको सेशन ऐप के माध्यम से उसको इनक्रिप्टेड किया गया था। तो उसके तहत पता लगा सकते हैं, आपको पता है कि कोई हिस्ट्री सीट है तो इसकी आप चैट पढ़ लो, क्या क्या चीजें करेगा, ये सारी चीजों के तहत इन्होंने अभी जो टीम कल्कि है उसने अभी भंडाफोड़ किया था, ठीक है। इस ऑपरेशन की शुरुआत 100+ से जो ड्रग्स के कंसाइनमेंट कुरियर या पार्सल सेवाओं के माध्यम से जो भेजे गए तो उनकी जांच की गई थी, ठीक है। और उसमें डार्क नेट का भी उपयोग किया गया, तो डार्क नेट मार्केट प्लेस और इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप सेशन का भी इसमें उपयोग किया गया। तो ये ऐप याद रखना, सेशन, ठीक है। तो इसको हम मतलब लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते एज ए पब्लिक, लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो सेशन ऐप का यूटिलाइज की जा सकती है। और इसके तहत 13 घरेलू पार्सल जब्त किए थे, 2 अंतरराष्ट्रीय पार्सल जो नीदरलैंड से थे, और उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट भी इसमें इन्होंने जब्त किए थे, ठीक है। तो ये पूरी भूमिका किसने निभाई थी, एनसीबी ने। और जो एनडीपीएस एक्ट है 1985 के तहत स्थापित और ड्रग तस्करी से लड़ने वाली भारत की प्राथमिक एजेंसी भी ये मानी जाती है। तो उम्मीद करते हैं ऑपरेशन की जो एनसीबी की टीम कल की है उसका पूरा काम आपने जाना होगा और सेशन ऐप के बारे में भी जाना होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत पसंद आई होगी, और ऐसे ही लगातार हम आपके लिए क्लासेस लेके आते रहते हैं लगातार और बिना किसी इंटरप्शन के। तो आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें। शुक्रिया आपका, धन्यवाद।